हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 8 विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दिए गए सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ऑप्शन दिया गया है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, होता क्या है कि जीव जगत में पाए जाने वाले कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। जिस कोशिका में केंद्रक बिना झिल्ली का होता है उस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, और जो जीव इस प्रकार की कोशिकाओं को धारण करती है उससे प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इसी प्रकार जिस कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती है इस प्रकार की कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, और जो जीव यूकैरियोटिक कोशिका का धारण करती है उस जीव को यूकैरियोट्स कहा जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। सही जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो कोशिकाएं होगी उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। अगला प्रश्न, एक अधातु जिसमें चमक होती है। ऑप्शन हमारे पास है सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन और कोयला। आमतौर पर क्या होता है कि जो धातु होती है उसमें चमक होती है परंतु अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो अधातु होते हुए भी उसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है। सही जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन एक अधातु होने के बावजूद भी इसमें धातु जैसी चमक होती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास है संयोजन, निषेचन, भ्रूण या युग्मक। देखिए, होता क्या है कि लैंगिक जनन में नर जीव शुक्राणु का उत्पादन करते हैं और मादा जीव अंडाणु का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन होता है। दोनों प्रकार की इन कोशिकाओं के संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हैं लाइसोसोम, केंद्रक, तारकाय या गल्जिकाय। सही जवाब क्या होगा? लाइसोसोम। कोशिका में जो लाइसोसोम पाया जाता है ये एक विशेष प्रकार की कोशिकांग होती है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अगर किसी कारण से फट जाए तो ये एंजाइम पूरे कोशिका को नष्ट कर सकती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो प्लास्टिड हरे रंग के होते हैं उससे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जो प्लास्टिड का कोई रंग नहीं होता है उससे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, और जो प्लास्टिड किसी दूसरे रंग के होते हैं जैसे कि पीला, गुलाबी, लाल इत्यादि तो उससे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही फूल का रंग लाल, पीला, गुलाबी इत्यादि होता है। यानी प्लास्टिड जो होता है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ऑप्शन दिया गया है अमीबा में, हाइड्रा में, पैरामीशियम में या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है।
इस विधि में क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर में पहले एक छोटी सी उभार दिखाई देती है, धीरे धीरे ये उभार वृद्धि करती हैं और एक पूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ समय के बाद ये हाइड्रा यानी नए हाइड्रा अपने जनक हाइड्रा से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करती हैं। इस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है, अर्थात हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। वनोन्मूलन का कारण है, ऑप्शन है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग या इनमें से सभी। वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई। वनों की कटाई का कारण क्या है? चूंकि भवनों का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना या फिर कागज उद्योग लगाना, ये सभी वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेढक के जीवन चक्र में टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है विकास, वृद्धि, कायांतरण या अलैंगिक जनन। मेंढक के जीवन चक्र में अंडा, टैडपोल और वयस्क होता है, यानी मेढक अंडे देती हैं, अंडे से टैडपोल का जन्म होता है और फिर इस टैडपोल से वयस्क मेढक का विकास होता है। टैडपोल बिल्कुल अलग होता है, उसमें पूंछ होती है, जबकि वयस्क मेढक में कोई पूंछ नहीं होती है। अर्थात टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की जो प्रक्रिया है, इससे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कायांतरण। टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है, पराश्रय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से कम। देखिए, ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, श्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे और अवश्रव्य ध्वनि तरंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस किए कि हमारी कानें सिर्फ उन्हीं ध्वनि तरंगों को सुन सकती हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इस ध्वनि तरंगों को श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। परंतु जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है, जबकि जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अर्थात पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन है लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट कॉच। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं देखी। इन प्रकार की संरचनाओं को यानी इस प्रकार के कोष्ठक को उन्होंने कोशिका नाम दिया। यानी कोशिका की जो खोज हुई थी वे रॉबर्ट हुक के द्वारा ही हुई थी और ये खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न में पूछा गया है, अंडप्रजग जंतु का उदाहरण है। ऑप्शन हमारे पास है मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता या पक्षी। अंडप्रजग जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो अंडे देती हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा पक्षी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डेंगू परजीवी का वाहक है। इसमें ऑप्शन है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर या कॉकरोच। सही जवाब होगा मादा एडिस मच्छर। अब अगला प्रश्न, संकटापन्न जंतु वह है जो ऑप्शन है रोगग्रस्त है, वन से भटक गए हैं, जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो गई है या
अब इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। संकटापन्न जंतु वैसे जंतु हैं जिसकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो गई है, यानी जो अभी विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अगर स्थिति और प्रतिकूल होते जाए तो हो सकता है कि वह जीव धरती से विलुप्त हो जाए। यानी संकटापन्न जंतु वैसे जंतु हैं जिसकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक या पॉलिस्टर। सही जवाब होगा नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो अत्यंत मजबूत होता है और इसी मजबूती के कारण ही नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में किया जाता है। एक कोशिक जीव का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु या उपर्युक्त सभी। हमारे चारों ओर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव को एक कोशिक जीव कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है रेड डाटा पुस्तक संबंधित है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया है जीवों की विविधता से, जीवों की नामकरण से, जीवों के व्यवहार से या संकटापन्न स्पीसीज के रिकॉर्ड से। सही जवाब होगा संकटापन्न स्पीसीज के रिकॉर्ड से। संकटापन्न स्पीसीज वैसे स्पीसीज हैं, यानी वैसे प्रजाति हैं जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो गई है, यानी ये विलुप्त होने की स्थिति में है। ऐसे जीवों का वर्णन रेड डाटा पुस्तक में किया गया है। निम्न में से कौन से जंतु में बाह्य निषेचन होती है। ऑप्शन हमारे पास है मेंढक, मछली, स्टारफिश या उपर्युक्त सभी। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें मादा जीव अंडे देती है और नर जीव उस अंडे के ऊपर शुक्राणु छोड़ देते हैं और इस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु का आपस में संलयन होता है। तो इस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है ये मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी वातावरण में होता है। तो इस प्रकार के जीवों में बाह्य निषेचन होता है। अब सवाल यह है कि बाह्य निषेचन का उदाहरण क्या क्या है, यानी कौन कौन से जीव में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है जरायुज जंतु का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन दिया गया है बाघ, मुर्गी, कबूतर और सांप। जरायुज जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो अंडे नहीं बल्कि एक जीव को जन्म देती हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाघ, क्योंकि मुर्गी, कबूतर और सांप अंडे देती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, अंडप्रजक जंतु और जरायुज जंतु। अंडप्रजक जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो अंडे देती हैं, जबकि जरायुज जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो अंडे नहीं बल्कि एक जीव को, एक शिशु को जन्म देती है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, अर्थात संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ऑप्शन हमारे पास है तंत्रिका कोशिका, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा या ब्लू व्हेल की कोशिका। सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी साइज होती है 170 mm गुना 130 mm, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है वह 170 mm यानी 17 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है वह 130 mm अर्थात 13 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा।
ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा या कैल्शियम। सोडियम एक धातु है जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। ये वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अभिक्रिया कर लेती हैं। इसी प्रकार सोडियम जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। इसलिए सोडियम को रखने के लिए इससे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन दिया गया है चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर या शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन पे। तली भुनी हुई चीजें या फास्ट फूड किशोरों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अर्थात किशोरों के लिए जो सबसे अच्छा भोजन है वह है रोटी, दाल, सब्जियां इत्यादि। यौवनारंभ में लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है। इससे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है लैरिंग्स, कंठमणि अर्थात एडम्स एप्पल, स्वर ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। जब लड़का यौवनारंभ में कदम रखता है अर्थात उसकी उम्र 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होती है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि लड़का के गले में जो स्वर यंत्र होता है यह विकसित होकर बड़ा हो जाता है। तो इस विकसित बड़े हुए संरचना को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कंठमणि अर्थात एडम्स एप्पल। अगला प्रश्न है मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की परास है। ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हमारी कानें सिर्फ उन्हीं ध्वनि तरंगों को सुन सकती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। धातुएं होती है। ऑप्शन दिया गया है आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक या उपर्युक्त सभी। धातुएं आघातवर्ध होती हैं अर्थात धातुओं को पीटकर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार धातुएं तन्य होती हैं यानी धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जब धातु पर ठोकर मारा जाता है तो इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुएं आघातवर्ध होती हैं, तन्य होती हैं और ध्वनिक भी होती हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है त्वरण, बल, संवेग या दाब। यह दाब की परिभाषा है। दाब किससे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑप्शन दिया गया है 21%, 78%, 82% या 1%। वायुमंडल में प्रमुख गैस जो है वह है नाइट्रोजन और इसकी मात्रा अत्यधिक होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पेनिसिलिन के खोजकर्ता है। ऑप्शन दिया गया है लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या रोनाल्ड रॉस। पेनिसिलिन एक महत्वपूर्ण प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणु जनित रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम या लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है न्यूटन और पास्कल क्रमशः मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है त्वरण और बल का,
दाब और बल का, बल और दाब का, या दाब और संवेग का। न्यूटन मात्रक होता है बल का और पास्कल मात्रक है दाब का, अर्थात सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। पक्की सड़कों के निर्माण में कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है बिटुमेन, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, या इनमें से कोई नहीं। बिटुमेन एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका उपयोग पक्की सड़कों के निर्माण में किया जाता है। काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्षों का रोपण क्या कहलाता है? ऑप्शन है वृक्षारोपण, वन रोपण, पुनर्वन रोपण, या वनोन्मूलन। सही जवाब होगा पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। नरम धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त दोनों, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो अत्यंत मुलायम होते हैं। ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। कौन से अधातु को जल में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन दिया गया है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और ब्रोमीन। सही जवाब होगा फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जिससे जल में डुबोकर रखा जाता है। जब इस अधातु को जल से हम बाहर निकालते हैं तो ये वायु की ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके जलने लगती हैं, यानी इसका स्वतः दहन होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए घटता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन दिया गया है शनि, बृहस्पति, मंगल, या शुक्र। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, अगला ऑप्शन दिया गया है मंगल और बुध। सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा अथवा शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र और बुध। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा शाम का तारा कहा जाता है क्योंकि हम अक्सर सुबह या फिर शाम के समय आसमान में शुक्र ग्रह को एक तारे के रूप में देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कोशिका झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकावरण या केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है निराई, जुताई, थ्रेसिंग या बुआई। फसल पौधे के साथ उग आने वाले घास फूस या अन्य अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। ये फसल पौधे को क्षति पहुंचाती हैं। खरपतवार को खेतों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है 2,4-D किस प्रकार का रसायन है? एक महत्वपूर्ण रसायन है
जिसका नाम है 2,4-D। ये किस प्रकार का रसायन है? ऑप्शन दिया गया है कीटनाशी, उर्वरक, खरपतवारनाशी या पीड़कनाशी। सही जवाब होगा खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग खेतों से खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। जब इस रसायन का छिड़काव किया जाता है तो फसल पौधे को कोई क्षति नहीं पहुंचती, लेकिन फसल के साथ उगने वाले खरपतवार इससे मर जाते हैं। 2,4-D एक प्रमुख खरपतवारनाशी है। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी से बचाव के लिए टीके की खोज की? ऑप्शन है मलेरिया, एंथ्रैक्स, क्षय रोग या चेचक। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम टीके की खोज की। इस प्रश्न में पूछा गया है कि टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी से बचाव के लिए किया? सही जवाब होगा चेचक। चेचक से बचाव के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। ऑप्शन दिया गया है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर या घरेलू चींटी। मलेरिया एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होती है जिससे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब सवाल यह है कि प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन पहुंचाता है, अर्थात प्लाज्मोडियम का वाहक क्या है? सही जवाब होगा मादा एनोफिलिस मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण ही मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। सर्वोत्तम कोयले का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या एंथ्रासाइट। कोयले कई प्रकार के होते हैं जैसे कि लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट। इसमें सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है धान, मकई, गेहूं या सोयाबीन। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है क्योंकि रबी फसल की खेती शीत ऋतु में की जाती है और गेहूं की खेती शीत ऋतु में की जाती है, इसलिए गेहूं एक रबी फसल है, जबकि धान, मकई या सोयाबीन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है जो कि खरीफ फसल का उदाहरण है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? ऑप्शन है लकड़ी, पेट्रोल, कोयला या हाइड्रोजन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऊष्मीयमान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा के मान को ऊष्मीयमान कहा जाता है। यानी ऑप्शन जो दिया गया है वह है लकड़ी, पेट्रोल, कोयला और हाइड्रोजन। अब हमें क्या कल्पना करना है कि हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम लकड़ी लिए, 1 किलोग्राम पेट्रोल, 1 किलोग्राम कोयला और 1 किलोग्राम हाइड्रोजन। इन चारों पदार्थों के पूर्ण दहन से किसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी। अर्थात इन 4 ऑप्शन में से हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। कोयले के निर्माण में कितने समय लगते हैं? ऑप्शन हमारे पास है 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमें कल्पना करना होगा कि हमारी पृथ्वी पर कोयले का निर्माण कैसे हुआ। बहुत पहले यानी लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर घने वन थे। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए और कालांतर में अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये लकड़ी यानी मृत पेड़ पौधे ये लाखों वर्षों के बाद कोयले में परिवर्तित हो गए। अर्थात कोयले के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। सबसे पहले हमें समझना होगा जीवाश्म ईंधन होता क्या है। ऐसा ईंधन जिसकी उत्पत्ति मृत जीवों के शरीर से हुआ है। ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा और कोयला।
सही जवाब होगा कोयला, क्योंकि कोयले का जो निर्माण हुआ है वह पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से, समुद्री जीवों के मृत अवशेषों से, कोयले से या प्राकृतिक गैस से। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। जब समुद्री जीव मर जाते हैं तो ये धीरे धीरे समुद्र की तली पर जाकर बैठ जाते हैं और इनके ऊपर बालू और मिट्टी की परत लगातार चढ़ती जाती है। कालांतर में हजारों लाखों वर्षों के बाद ये समुद्री जीवों के मृत अवशेष धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों के मृत अवशेषों से होता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम, किलोजूल, किलो प्रति जूल या किलोजूल प्रति किलोग्राम। सबसे पहले हमें समझना होगा ऊष्मीयमान क्या होता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से मुक्त होने वाली ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। यानी ऊष्मीयमान का सही मात्रक होगा किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन हमारे पास है कवक, जीवाणु, गुलाब फूल या शैवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि जीव जगत में कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहा जाता है जिसमें केंद्रक बिना झिल्ली का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहा जाता है जिसमें केंद्रक एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक तो होता है परंतु ये झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें है। यानी जो कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होगी उसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होगा। तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु। जीवाणु कोशिका में केंद्रक बिना झिल्ली का होता है, अर्थात इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक शर्त हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति या उपर्युक्त सभी। किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पहला आवश्यक शर्त यह है कि एक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। जब तक कोई दहनशील पदार्थ नहीं होगा, कोई ईंधन नहीं होगा, तो फिर उसका दहन कैसे होगा? अगला जो शर्त है वह है ज्वलन ताप की प्राप्ति। कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकती जब तक उससे एक न्यूनतम तापमान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जिससे ज्वलन ताप कहा जाता है। यानी ज्वलन ताप की प्राप्ति ये भी एक आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार दहन के लिए आवश्यक है वायु यानी ऑक्सीजन, यानी वायु की उपस्थिति भी दहन के लिए आवश्यक शर्त है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या ऑक्सीजन। सही जवाब होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव मीथेन होता है। राइजोबियम जीवाणु किस फसल की जड़ों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। जो दलहन जातीय पौधे होते हैं जैसे कि चना, मटर, मूंग, अरहर इत्यादि, इन सभी फसलों के जड़ों में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इस जीवाणु को राइजोबियम जीवाणु के नाम से जाना जाता है। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं ताकि पौधे आसानी से नाइट्रेट को ग्रहण कर सके, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं ये दलहन जातीय फसल में पाए जाते हैं और दलहन जातीय फसल को फलीदार फसल भी कहा जाता है।
यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कोशिका में सभी प्रकार के गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र क्या है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली। कोशिका में अनेक तरह के कार्य होते हैं। इन सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र होता है कोशिका का केंद्रक। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है डीजल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या इनमें से कोई नहीं। गाड़ियों के लिए एक ऐसा ईंधन जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करे वह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए महानगरों में प्रदूषण कम करने के लिए आजकल संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा या ओजोन की बढ़ती मात्रा। देखिए, मानवीय गतिविधियों के कारण आजकल प्रदूषण आम बात हो गई है। प्रदूषण के कारण क्या है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी में उष्मा कैद होती जा रही है और ये उष्मा की मात्रा अधिक होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है और इसी प्रकार पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह सामान्य से कुछ अधिक होती जा रही है, जिससे विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। यानी विश्व तापन का प्रमुख कारण है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। हमारे सौर परिवार में कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो किसी ग्रह का परिक्रमा करता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार के खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जड़ में, वायवीय तना में, हरी पत्तियों में या भूमिगत तना में। क्लोरोप्लास्ट एक विशेष प्रकार के कोशिकांग हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिससे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह हरा रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, यानी पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी। सही जवाब होगा घरेलू मक्खी। अधिकांश संचरणीय रोगों का जो मुख्य कारण है वह है घरेलू मक्खी। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन, जल, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसीलिए ऑक्सीजन को दहन का पोषक पदार्थ कहा गया है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 4। जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये विभिन्न वर्णों में विक्षेपित हो जाते हैं। इन सभी वर्णों का नाम इस प्रकार है: लाल, नारंगी, पीला, हरा,
नीला, जामुनी और बैंगनी। इससे यह पता चलता है कि श्वेत प्रकाश विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का मिश्रण है। यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक है। ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए होता क्या है कि जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो इसमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में आ जाते हैं और इसी प्रकार सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये दोनों प्रकार के अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर धरती पर आ जाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अर्थात अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक हैं उपर्युक्त दोनों। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पुतली, रेटिना, आइरिस या कॉर्निया। हमारे नेत्र में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिससे आइरिस कहा जाता है। आइरिस के मध्य भाग में एक छिद्र होती है जिसे पुतली का नाम से हम जानते हैं। यह पुतली इस बात को नियंत्रित करती है कि हमारे नेत्र में प्रकाश की कितनी मात्रा प्रवेश करे, यानी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे नेत्र की पुतली। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में या ठोस द्रवों तथा गैसों में। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ध्वनि संचरित होती है ठोसों में, द्रवों में और गैसों में। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है ज्वाला, ज्वलनशील, दहनशील पदार्थ या ज्वलन ताप। कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलता जब तक उससे एक न्यूनतम ताप की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यानी दहन के लिए एक न्यूनतम तापमान की प्राप्ति आवश्यक है जिससे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब क्या होगा? ज्वलन ताप। मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपने यह अनुभव किया होगा कि हमारी आंख कोई वस्तु को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगी जब वह वस्तु हमारे नेत्र के बहुत ही करीब हो। यानी किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए एक न्यूनतम दूरी का होना अनिवार्य है। इससे कम दूरी पर अगर वस्तु रहे तो उससे हम आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। सही जवाब क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई वस्तु अगर हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी या उससे अधिक दूरी पर हो तो उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, परंतु अगर वह वस्तु 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर अगर हो तो इससे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण या इनमें से कोई नहीं। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप बर्फ की चट्टान पर चलते हैं तो आप फिसल सकते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ की सतह और आपके पैर के बीच घर्षण बल कम होता है। दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दाब क्या है? न प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। यानी दाब के लिए जो सूत्र होता है वह है बल और क्षेत्रफल का अनुपात। तो इस प्रकार दाब का जो मात्रक होगा वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। यानी दाब का जो मात्रक होगा वह पास्कल भी होगा और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। निम्न में से कौन सा पदार्थ स्वतः दहन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, पटाखा, सूखी लकड़ी या बारूद। इसका सही जवाब होगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जिससे जल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। जैसे ही श्वेत फास्फोरस को जल से बाहर निकाला जाता है तो ये वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं। यानी ये जो दहन होता है ये स्वतः दहन होता है। इस प्रकार श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन प्रदर्शित करता है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? ऑप्शन हमारे पास है सोना, चांदी, तांबा या एल्युमिनियम। विद्युत की सबसे अच्छी चालक है चांदी। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन दिया गया है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। हमारे नेत्र किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 8 साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।